साथियों, नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि सरकारी गवाह और बचाव गवाहों के बयान कैसे किए जाते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे किया जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। जांच लगभग पूरी हो जाती है, जो पिछले वीडियो मैंने बताए उनमें। आज हम बात करेंगे एक्स पार्टी इंक्वायरी पर। एक्स पार्टी इंक्वायरी मतलब एक पक्षीय जांच। जब कोई कर्मचारी को आरोप पत्र दें और वो जांच में उपस्थित नहीं हो तो फिर एक पक्षीय जांच करना मजबूरी हो जाता है, उसको एक्स पार्टी इंक्वायरी बोलते हैं। तो एक्स पार्टी इंक्वायरी करने का, एक्स पार्टी इंक्वायरी कब की जाती है कि या तो कर्मचारी इंक्वायरी में अटेंड ही नहीं हो रहा हो, जांच के लिए हम बुला रहे हो, वो जांच में आ नहीं रहा है तो नहीं आ रहा हो, बार बार खुद के ऊपर एब्सेंट हो जाए या डिफेंस काउंसलर को नहीं आए, वो उसका बहाना कर दे मेरा डिफेंस काउंसलर नहीं आ रहा है और बार बार इंक्वायरी को एक्सटेंशन करना पड़े, तो भी एक्स पार्टी डिसीजन लेना मजबूरी हो जाएगी। जांच में तो कर्मचारी और डीसी आते हैं, लेकिन जांच की बॉयकॉट कर दे या कोऑपरेशन नहीं करे, कोऑपरेट नहीं करे या जांच को डिले करने का तरीका करे, तो ये भी उसमें मजबूरी में एक्स पार्टी डिसीजन लेना पड़ेगा। या जब भी जांच रखे सिक कर जाता है, कर्मचारी आ भी नहीं, तो भी आपको एक्स पार्टी डिसीजन करना पड़ेगा। तो एक्स पार्टी डिसीजन करने के कैसे तरीके? अभी हम यहाँ जांच अधिकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा इससे आगे जाते हैं कि मान लो कभी कोई कर्मचारी है और उसको आरोप पत्र 5 जारी किया, तो आरोप पत्र 5 तो उसको मिलना चाहिए, SF5 तो उसको मिलना चाहिए। अगर वो एब्सेंट है, अनऑथराइज एब्सेंट है, तो उसका जो लास्ट एड्रेस है उस जगह पे SF5 को भेजना चाहिए। लास्ट एड्रेस मतलब जिस दिन से एब्सेंट हुआ उससे एक दिन पहले कहाँ रहता था वहां भेज सकते। दूसरा तरीका ये भी है कि एड्रेस का पता नहीं है, तो सर्विस सीट में जब उसने रेलवे में अप्लाई किया था जॉब के लिए तो अपना घर का पता देता है, तो सर्विस सीट में जो घर का पता है उस पते पे रजिस्ट्री करनी चाहिए, एडी साथ में हो, जिससे कि ये पता चले कि अगर उसने रिसीव किया तो एडी हमारे पास आ जाके पहुंच गई। तो चार्जशीट पहुंचाने का ये भी तरीका है कि कर्मचारी के लास्ट जो एड्रेस मालूम है वहां पर, मान लो पता ही नहीं है तो नोटिस बोर्ड पे चिपका देना चाहिए। एक तरीका ये भी है कि आदमी का लास्ट एड्रेस जब मालूम है, मान लो मुख्यालय पे मालूम है, तो दो कर्मचारियों की उपस्थिति में, दो कर्मचारियों की उपस्थिति मतलब 3 लोग जाएंगे, एक तो चार्जशीट को लेके जाएगा और 2 और जाएंगे, तो उनकी उपस्थिति में चार्जशीट को ले जाएंगे। अगर वो घर पे मिल गया तो उसको दे देंगे, भाई ले ले। उसने लेने से मना किया तो दोनों के साइन करवा लेंगे, 2 आदमी विटनेस है कि लेने से मना किया, या चार्जशीट को उसके यहाँ चिपका देंगे या चार्जशीट को ऑफिस में भी चिपका देंगे और 2 लोगों के साइन ले लेंगे कि भाई इनकी उपस्थिति में ये आरोप पत्र को चिपकाया। तो इस प्रकार से जो है आरोप पत्र सर्व होना चाहिए। अब एक चीज और का ध्यान रखें, आरोप पत्र 5 हमने मान लो उसको रजिस्ट्री किया और ये थ्योरी हर पेपर के लिए आएगी कि हम हर पेपर को कोई भी लेटर आरोपी कर्मचारी के घर सूचना दे रहे हैं तो उसके लिए आएगी कि हमने उसके घर पे भेजा आरोप पत्र 5 और वहां से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने वापस कर दिया कि इस पते पे नहीं रहता है, नॉट टर्न अप, तो वो वापस आ जाएगा अपने पास।
तो जो वापस आया तो उस लिफाफे को खोलना नहीं है, ऐसे के ऐसे रखना सील बंद। उसके अंदर जो हमने पेपर रखे वो ऐसे ही रहने चाहिए सील बंद। ऐसा नहीं है कि आया तो फाड़ के देख। क्या हम उसको SF5 भेज रहे हैं या ईओ नॉमिनेट हुआ तो SF7 भेजी हो किसी ने, या जांच के लिए जांच अधिकारी भी कोई कागज भेजे और वो कागज वापस अगर आए तो जो लिफाफा हमने सील बंद करके भेजा था वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इस ढंग से उसको संभाल के रखना, फाइल में लगा के रखना। अब आप जांच अधिकारी बन गए और कर्मचारी ज्यादातर इस केसों में अनऑथराइज एब्सेंट के होते हैं कि अनऑथराइज एब्सेंट हो गए और वो आ नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, जांच अधिकारी। कर्मचारी के घर पर जो पता उपलब्ध है या उसकी सर्विस सीट में जो पता उपलब्ध है वहाँ पे उसको पत्र भेजा जाएगा कि भाई ये SF7 है और इसके रेफरेंस में मुझे जांच अधिकारी बनाया। जैसे रेगुलर इंक्वायरी में बताया मैंने पहले, जांच अधिकारी बनने पे क्या क्या काम है वही होंगे। और इस तारीख को इतने बजे इस जगह पे इस ऑफिस में जांच रखी गई है, आप जांच में उपस्थित हो। तो पहली दफा तो सिंपल लिखना है कि आप जांच में उपस्थित हो। अगर आप अपना बचाव सलाहकार साथ लाना चाहते हैं तो उसको ला सकते हैं, वो सब लिखना है। अब जब मैसेज उसके पास जाएगा तो कम से कम ये 10 दिन का टाइम उसको देना है। हम जिस दिन चिट्ठी लिख रहे हैं और रजिस्ट्री कर रहे हैं उस दिन से 10 दिन बाद इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज चिट्ठी लिखी कल आ जाना। अनऑथराइज एब्सेंट तो वो है, उसके घर पर डाक जाएगी वापस आएगी, टाइम तो लगेगा। तो ऐसा उसको पत्र लिखेंगे। 10 दिन बाद जांच में आ गया तो रेगुलर जांच जो पहले बताई थी ऐसा जांच कर लेंगे। लेकिन अगर वो जांच में नहीं आया तो फिर दोबारा 10 दिन एक और हम उसको पत्र लिखेंगे कि भाई आपको ये SF5 दिया है जिसमें मुझे जांच अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में इस तारीख को जो पहले डेट लिखी थी जांच रखी गई लेकिन आप जांच में उपस्थित नहीं हुए, तो आपको फिर से सूचित किया जाता है कि आप जांच में इस तारीख को इतने बजे इस ऑफिस में उपस्थित हो। यदि साथ में बचाव सलाहकार लाना चाहते हैं तो आप उसका नाम दे दें। फिर नीचे एक लाइन लिख दें, यदि आप जांच में उपस्थित नहीं हुए तो एक पक्षीय जांच की जाएगी। क्योंकि एक चांस हम दे चुके, अब दोबारा उसको ये एक तरह से चेतावनी है कि आप अगर जांच में उपस्थित नहीं हुए तो एक पक्षीय जांच एक्स पार्टी इंक्वायरी होगी, तो आप इसमें उपस्थित हो। फिर चले जाएगा, उसको तो आना नहीं है, वापस आ जाएगा। तो एक तीसरा चांस और उसको दें और तीसरा चांस उसको फिर लिखे कि इस तारीख को जांच रखी गई थी, आप उपस्थित नहीं हुए। इस तारीख को जांच रखी गई थी, उसमें भी आप उपस्थित नहीं हुए। आपको फिर से सूचित किया जाता है कि इस तारीख को जांच रखी गई है, तो आप उसमें इस तारीख को इतने बजे इस ऑफिस में उपस्थित हो, यदि साथ में बचाव सलाहकार लाना चाहते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप इस बार भी जांच में उपस्थित नहीं हुए तो एक पक्षीय जांच की जाएगी। तो ये उसको हम बचने के 3 मौके दे रहे हैं। अब वो आ जाता है तो रेगुलर इंक्वायरी होगी, लेकिन अगर वो नहीं आया तो फिर आपको एक्स पार्टी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और एक्स पार्टी डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वो उसको बुलाया, वो तो नहीं आना है, वो नहीं आया, तो फिर आपको जांच कैसे करनी है? नियम वही है, प्रोसीजर वही फॉलो करना है कि आप विटनेस को बुलाएंगे। विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2 जो एडमिनिस्ट्रेशन विटनेस है, प्रिकॉशन विटनेस, तो उनके गवाह होंगे। अब क्रॉस क्वेश्चन करने वाला तो कोई है ही नहीं है। उससे पूछे भाई आरोप पत्र मिल गया, इसमें इसके आरोप है इस कर्मचारी के खिलाफ, इसमें आपका नाम गवाह में, कि आप सहमत हो, तो वो तो सहमत बोलेगा ही और फिर साइन करवा के छोड़ दें। तो 1 नंबर 2 नंबर जो भी गवाह है, लेकिन गवाहों के विटनेस होना जरूरी है। लोग एक्स पार्टी डिसीजन में कि वो आया नहीं है तो बोल देते हैं कि भाई आया नहीं है और एक पक्ष जांच में जांच सिद्ध होती है, लेकिन जांच सिद्ध कब होंगे? जब आप गवाहों से पूछेंगे।
तो गवाहों के बयान आप ले लें, एक गवाह है, दो गवाह है। तो इस ढंग से एक्स पार्टी इंक्वायरी, एक पक्षीय इंक्वायरी हो जाएगी। अब मैंने जैसा कि आपको बोला था कि नॉर्मल जब हम इंक्वायरी करते हैं रेगुलर, और गवाहों के जब बयान चलते हैं या डिफेंस विटनेस के बयान चलते हैं, तो जांच अधिकारी को कौन कौन से सवाल का जवाब कर्मचारी के विरुद्ध जा रहा है वो लिखना चाहिए, और उसके जब ओरल एविडेंस ले या रिटर्न ब्रीफ ले तो उस समय उनको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो कर्मचारी है नहीं और गवाहों ने बोला है उसके खिलाफ, तो फिर एक चिट्ठी कर्मचारी को लिखें कि इस तारीख को जांच रखी गई जिसमें आप उपस्थित नहीं हुए, और ये गवाह नंबर 1 ने, गवाह नंबर 2 ने, प्रश्न नंबर इसमें ये बोला है कि आपके खिलाफ लगे गए आरोप सही है। अगर आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहें तो अपना स्पष्टीकरण 10 दिन के अंदर भेजें। तो यहाँ भी हम उसको एक बचने का मौका दे रहे हैं, और जब 10 दिन का समय दे दिया, उसका कुछ स्पष्टीकरण आ जाए तो साथ में अटैच कर ले, और नहीं आए तो फिर हम एक्स पार्टी डिसीजन करेंगे। अब इधर पॉइंट पे आके जांच पूरी हो जाती है। पहले वाले वीडियो में बताए थे वो रेगुलर इंक्वायरी, जिसमें आरोपित कर्मचारी उपस्थित हो रहा है, सरकारी गवाह है, बचाव गवाह है, वो बता दिया, और ये एक्स पार्टी इंक्वायरी। तो यहाँ आके जांच आपकी पूरी हो जाती है। एक्स पार्टी में मैंने आपको बताया जो भी करस्पॉन्डिंग पोस्ट के द्वारा किए जाए वो रजिस्ट्री पोस्ट हो विद एडी हो, जिससे कि अगर कर्मचारी ने रिसीव किया तो एडी आपके पास आ जाएगी, रसीद को संभाल के रखें। और अगर वापस आ गए कोई भी कागज आपके, तो फाइल में ऐसे के ऐसे ही जोड़ने हैं, लिफाफे को फाड़ना नहीं। तो यहाँ पे आके एक्स पार्टी इंक्वायरी पूरी हो जाती है। इस प्रकार से जो इंक्वायरी करने का तरीका वो पूरा हो जाए। अब फाइंडिंग कैसे बनाते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज जैसा कि हम आप लोगों को एक वीडियो में केस विश्लेषण बताते हैं, लेकिन आज यहाँ केस विश्लेषण की जगह एक छोटी सी सलाह है मेरी। मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे क्वालिफाइड लोग रेलवे में ग्रुप डी में आ गए, और मजबूरी है, जहाँ नौकरी मिली वहां ले लेते हैं, फिर डिपार्टमेंटली आगे चले जाते हैं या दूसरी परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, जब तक दूसरी परीक्षा में पास होकर कहीं और जगह अच्छी नौकरी नहीं लगती, जब तक करते हैं, और होना चाहिए, मजबूरी है। अब उस केस में लोग जब परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई भी कारण से अपने घर चले जाते हैं, और आने में 2-3 महीने बाद आते हैं, तो उनको अनऑथराइज एब्सेंट की चार्जशीट आती है, मेरे पास आते हैं। और देखो, हर चीज का डिफेंस हो सकता है, लेकिन अनऑथराइज एब्सेंट का डिफेंस नहीं होता। और मैंने ऐसे तो नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं रहा हूँ अनऑथराइज एब्सेंट में डीसी, कोई कोई केस में रह गया हूँ, लेकिन मैं जनरली अनऑथराइज एब्सेंट में कभी डिफेंस काउंसलर रहता नहीं कि उसका बचाव क्या है। आप अनऑथराइज एब्सेंट रहे, क्या बचाव है? तो इसका बचाव भी नहीं होता, अनऑथराइज एब्सेंट नहीं है। तो क्या करें, आप 2-4 दिन की छुट्टी लेके जाते हैं अपने हेडक्वार्टर से, चले गए, वहां जाके लोग बोलते हैं साहब हम बीमार हो गए थे। बीमार हो सकते हैं, बीमार होने में कोई लाइसेंस की जरूरत है नहीं है कि लाइसेंस दिखाओ फिर बीमार होंगे, बीमार हो गए। बीमार होने पे प्रक्रिया पूरी करें, आप लिखित में और एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ में, प्राइवेट का होगा तो भी चलेगा, गवर्नमेंट का हो तो सबसे अच्छा है, रेलवे का हो सबसे अच्छा है, लेकिन प्राइवेट का भी चलेगा। आपके आसपास है ही नहीं है कोई रेलवे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो कहाँ जाओगे, प्राइवेट ही करवाएंगे। तो आपकी जिस दिन छुट्टी पूरी हो रही है उस दिन से अगर बीमार होते हो तो इंफॉर्मेशन लिखित में अपने सुपरवाइजर को भिजवा दें,
और मेडिकल मैनुअल बोलती है कि आप जिस डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं रेलवे के, उसको भी भिजवा दें कि साहब मैं बीमार हो गया हूँ, क्योंकि आपको जब 2 महीने बाद आना है तो ड्यूटी सर्टिफिकेट के लिए वहीं भेजा जाएगा, तो उसको पता भी होना चाहिए कि हम बीमार हो। तो पहला सर्टिफिकेट 15 दिन के हिसाब से भेजें। डॉक्टर जिसके भी पास हम बीमार हुए, जो भी बीमारी है उसको देख के वो लिख देगा। अभी मेरे पास एक केस आया था, 3 महीने उसको पथरी थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया, एमआरआई वगैरह सब बताई थी, सोनोग्राफी बताई थी, बाकायदा स्टेन स्टोन थी पेट में, लेकिन गलती क्या की, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो रेलवे को कैसे मालूम चलेगा कि आपकी पथरी हो गई है और आप इसके कारण से नहीं आ रहे हो? तो खबर करें कि डॉक्टर लिखे भाई इसको 15 दिन का आराम की जरूरत है, उस सर्टिफिकेट की जीरोक्स इधर भेज दें, रजिस्ट्री करें, आपके पास भी एडी आ जाएगी। वैसे आजकल तो स्पीड पोस्ट का जमाना है, तो स्पीड पोस्ट की रसीद को संभाल के रखें। स्पीड पोस्ट की रजिस्ट्री जब हम करते हैं, स्पीड पोस्ट भेजते हैं, जो स्लिप होती है जो पोस्ट ऑफिस देता है, उसको वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जीरोक्स हमेशा रखें, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके जो अक्षर है वो खत्म हो जाते हैं ओरिजिनल में से, तो जीरोक्स हमेशा रखें। अब 15 दिन में आप आ गए तो ठीक है, नहीं आए फिर 15 दिन, तो उसको बोलते हैं सीएससी। सीएससी जरूर भेजें। डॉक्टर से फिर बोलें, वो फिर लिख देगा कि अभी इसको 15 दिन की और जरूरत है। एक एप्लीकेशन भेज दे कि मैं अभी बीमार हूँ और मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मेरा ये सीएससी साथ में। फिर 15 दिन का भेज दें, आप 2 महीने बाद आए, लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूर है। तो सीएससी अगर आप भेजते रहेंगे तो फिर आएंगे, जब SF5 तो आएगी, लेकिन आपका डिफेंस करना आसान हो जाएगा। आपको चार्जशीट अगर दे दी तो पनिशमेंट देने में डिसिप्लिन अथॉरिटी को 2 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अनऑथराइज एब्सेंट नहीं रहे, उसको ऑथराइज एब्सेंट बना दे। देखो हम छुट्टी लेते हैं ना, वो भी एब्सेंट ही है, लेकिन क्या वो ड्यूटी से एब्सेंट है? कैसी ऑथराइज, पूछ के जा रहे हैं कि साहब हम ड्यूटी पे नहीं आएंगे, और या बिना पूछे जाते हैं, इसलिए अनऑथराइज एब्सेंट है। तो एब्सेंट तो दोनों ही है, एक ऑथराइज एब्सेंट, एक अनऑथराइज एब्सेंट। आपको अनऑथराइज एब्सेंट नहीं रहना, इस कार्रवाई को करते रहें, फिर SF5 में अनऑथराइज एब्सेंट के डिफेंस में आसानी ये हो सकती है। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैंने आपसे पहले भी एक निवेदन किया था, फिर निवेदन है कि ऑल इंडिया में आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपना हेडक्वार्टर और रेलवे लिखें। बहुत से साथी लिख रहे हैं, इससे पता भी चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। आपका फिर से आभार, धन्यवाद। मैं SD मीणा।